प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस चैप्टर का छठा और अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना आधुनिक आवर्त सारणी के साथ करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों को सीखेंगे और आवर्त सारणी से हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है, इन सब प्रश्नों का आज उत्तर जानेंगे और इनसे जुड़ी तमाम चीजों को विस्तार पूर्वक सीखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में सीखा था कि इसमें 18 वर्ग है और 7 आवर्त है ना। सबसे बड़ी बात जो हम लोग इसके विषय में सीखे थे कि मोसले महोदय ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, उस आवर्त सारणी के निर्माण का आधार परमाणु संख्या है, यानी बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को आवर्तित किया गया है। जबकि इससे पूर्व मेंडलीव महोदय ने जो आवर्त सारणी बनाया, उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को आधार बनाया और बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को आवर्तित करने का काम किया। मेंडलीव महोदय ने क्या किया, 1 से लेके 8 तक और फिर 0 वर्ग यानी कुल 9 वर्गों में आवर्त सारणी को में व्यवस्था किया और कुल 7 आवर्त है ना है मेंडलीव आवर्त सारणी में। अब है कि जो आज का मुख्य प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना आधुनिक आवर्त सारणी से करें। इतना तो जरूर है कि मोसले महोदय ने जो भी मेंडलीव आवर्त सारणी में परेशानियां थी, समस्याएं थी, त्रुटियां थी, उन सारे त्रुटियों को दूर करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है ना। आइए देखें कि तुलनात्मक विवरण निम्नांकित है। पहला जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है, जिस बात की चर्चा अभी मैंने किया था, है ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी की तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है ना। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट पर आधारित है ना। अब है कि क्योंकि परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा इफेक्टिव होता है तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों को दिखाने के लिए, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा कारगर साबित हुआ आधुनिक आवर्त सारणी। आगे है दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार सजाया गया है ना। जब तत्व को परमाणु बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाने का काम किया, यानी कि हम लोग ये भी जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार सजाया गया है ना। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व, ध्यान दीजिएगा कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक ही वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसका कि अध्ययन हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताओं के अध्ययन के क्रम में देखा था, है ना। इसके कारण किसी वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं।
कारण किसी तत्व में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर समान है तो उस तत्व के गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तत्व के परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है। अगला जो है पॉइंट उसके विषय में देखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के गुणों की रासायनिक आवर्तता की व्याख्या संतोषजनक रूप से की जा सकती है। सच्चाई है कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी को आधार ही बनाया गया किसको, परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर से जुड़ा ही है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही क्या होता है, किसी भी तत्व के गुण निर्भर करते हैं। इसलिए मोसले महोदय ने फोकस किस पर किया, परमाणु संख्या पर किया। आइए तीसरा पॉइंट फिर से एक बार देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के गुणों की रासायनिक आवर्तता की व्याख्या संतोषजनक रूप से की जा सकती है। चौथा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व किसको कहते हैं, वर्ग 1, 2 और वर्ग 13 से लेके 17 तक के तत्वों को क्या कहा गया, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। संक्रमण तत्व किसको कहा गया, तो वर्ग 3 से लेके 12 तक, अभी हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। और वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा गया, यानी अक्रिय गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस कहा गया, इसलिए कि इन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी इन सबको अलग अलग दिखाया गया है, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। यहां तक कि धातु और अधातु तत्व भी अलग अलग दिखाए गए हैं, अलग अलग आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं मेंडलीव महोदय ने अपने आवर्त सारणी में नहीं कर पाया। आइए देखते हैं जरा सा पीछे हम लोग कि किस प्रकार से आपको याद दिला दें। ये मेंडलीव आवर्त सारणी है और इसमें इस तरह की बातें नहीं कही गई है कि कहाँ अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के बारे में तो हालांकि शून्य वर्ग में कहा गया, लेकिन प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व है ना, इन सब चीजों की जानकारी मेंडलीव महोदय ने नहीं दे पाया, है ना। अब आइए जरा सा देखते हैं कि वर्ग 1, 2 के तत्व जो अभी हमने कहा, चौथा नंबर पॉइंट पर हम आते हैं कि वर्ग 1 और 2 ये फिर जो है 13 से लेके 17 तक के तत्वों को सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा। 21 ये वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को, है ना, क्या कहा, संक्रमण तत्व कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। ये आपका सामान्य तत्व है या प्रतिनिधि तत्व, है ना। ये हो गया संक्रमण तत्व, ये भी आपका सामान्य तत्व ही है। इसके बाद
इसमें धातु, अधातु, उपधातु, है ना, सबको दिखाया गया है। यहां से देखिए, ये जो सीढ़ी जैसा आपको दिख रहा है ना, इधर सब क्या है, अधातु है, इधर क्या है, धातु है, बीच में क्या है, उपधातु है। यानी मोसले महोदय ने आवर्त सारणी में सब कुछ को क्या किया, अलग अलग करके दिखाने का प्रयास किया। और तो और इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया, एस, पी, डी, एफ, है ना। ये दोनों जो है 1, 2 को एस ब्लॉक कहा गया, इधर जो है पी ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं, है ना, 2 एक्टिनाइड्स, ये दोनों सीरीज जो देख रहे हैं इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया, है ना। हम लोगों ने देखा कि आधुनिक आवर्त श्रेणी मेंडलीव के आवर्त श्रेणी से ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कारगर है। अब आइए, ये जो पहला आज का प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना आधुनिक आवर्त सारणी से करें, तो इस प्रश्न को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब है जो आज का दूसरा प्रश्न, उस पर आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के दोष क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मोसले महोदय ने आवर्त सारणी को दोष रहित नहीं रख पाया, इसमें भी कुछ दोष निकलकर सामने आया, दोष युक्त ही रह गया। क्या है उसको देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन का स्थान। इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है ना, फिक्स स्थान नहीं है। दूसरा है हीलियम का स्थान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था। क्योंकि हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहिए तो 2 होता है। तो इसके आधार पर वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हीलियम को रहना था, लेकिन मोसले महोदय ने क्या किया, इसे उत्कृष्ट गैस के साथ, अक्रिय गैस के साथ, इनर्ट गैस के साथ, अक्रिय गैसों का गुण इसमें होने के कारण इसे वर्ग 18 में अक्रिय गैसों के साथ रख दिया गया। यानी यहां भी एक त्रुटि, एक दोष रह ही गया कि हीलियम का स्थान जो है वो वर्ग 2 में रखा जाना चाहिए था, लेकिन वर्ग 18 में रख दिया गया है। हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो वर्ग 1 है और ये वर्ग 2 है, तो वर्ग 1 में क्षार धातु होता है, क्षार धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लेकिन हीलियम हाइड्रोजन के बगल में यहां होना चाहिए था, क्योंकि हीलियम की परमाणु संख्या 2, लेकिन यहां नहीं रख करके ये जो है वर्ग 2 के जो तत्व हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, है ना, ये आपका रेडियम, ये क्षारीय मृदा धातु हैं। तो इस वर्ग में नहीं रख करके, है ना, कहां रख दिया गया है, यहां देखिए वर्ग 18 में। और वर्ग 18 ये जो है अक्रिय गैस का है। ये सब तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है,
यानी वो डुएट फॉर्मेशन किया हुआ है, अस्थायित्व की प्राप्ति किए हुए है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। तो यहां पर इसके साथ हीलियम का स्थान रखा गया, जो इस आवर्त सारणी में एक दोष है। हाइड्रोजन का भी स्थान देखिए निश्चित नहीं है ना। अब आइए अगला जो प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी से मिलने वाली सूचनाओं को लिखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम लोग आवर्त सारणी का अध्ययन किया है ना, आवर्त सारणी का अध्ययन किया, आवर्त सारणी से देखने के बाद हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है, क्या क्या प्राप्त होती है, उस पर जरा बात करते हैं। तो आवर्त सारणी से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला है वर्ग संख्या। हम लोगों ने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर कुल 18 तक 18 वर्ग है। तो वर्ग संख्या से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या सूचनाएं मिलती है ना। तो वर्ग संख्या, तत्व की वर्ग संख्या से तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ग संख्या जो है, हम लोग उदाहरण में भी चलेंगे, देखेंगे कि तत्व की वर्ग संख्या से तत्व की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। अब इससे यहां पर हम लोग क्या सीख लिए कि अगर कोई वर्ग 1 में तत्व है तो वर्ग 1 वाले तत्व की वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1 होता है। वर्ग 2 में जो तत्व है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2 होगा। जो 3 वर्ग में है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। 4 जो वर्ग में है, वर्ग 4 में जो है उसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 4 होगा। दूसरा है आवर्त संख्या। हम लोग ये सीखे हैं, ये देखे हैं कि आवर्त सारणी में कुल 1 से लेके 7 आवर्त की व्यवस्था की गई है। आवर्त संख्या, वर्ग संख्या से देखा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी देता है, आवर्त संख्या क्या देता है। तो आवर्त सारणी में तत्व की आवर्त संख्या से हमें उस तत्व के परमाणु में विद्यमान कुल सेलों की संख्या क्या है, सेलों की संख्या, कक्षा की संख्या ज्ञात होता है। कक्षा की संख्या क्या है, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है और उसी पथ में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। और इसी वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं या सेल कहते हैं, कक्षा या सेल या ऑर्बिट कहते हैं, है ना। तो आवर्त संख्या से हमें यही नंबर ऑफ सेल, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट की जानकारी मिलती है कि उस तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन कितने सेलों में व्यवस्थित है। ये जानकारी हमें आवर्त संख्या से प्राप्त होती है। उस पर भी हम लोग चलेंगे, देखेंगे। आइए आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु के सेलों की संख्या से उस परमाणु का क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी जा सकती है ना। कैसे लिखेंगे तो उस पर भी जरा बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आवर्त सारणी को देख करके वर्ग संख्या से संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, आवर्त संख्या से सेलों की संख्या प्राप्त कर लेंगे, और ये जब दोनों हमको मिल जाएगा तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसको भी हम लोग अभी देखेंगे।
आवर्त सारणी से एक उदाहरण लेकर के। अब देखिए कि जब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेंगे, कक्षा की संख्या को प्राप्त कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेने से हमें क्या मिल जाएगा? परमाणु संख्या मिल जाएगा। यहां पर देखिए परमाणु का आकार जो लिखाया है ये नहीं लिखाएगा, परमाणु संख्या लिखाएगा, एटॉमिक नंबर लिखाएगा, है ना। तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तत्व की परमाणु संख्या होती है और इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने से परमाणु संख्या हमें मिल जाएगा। पांचवा है परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। तो तत्व के परमाणु में सेलों की संख्या कुल संख्या से उस परमाणु के आकार के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। अभी हम लोग जो भी देखे वर्ग संख्या से, आवर्त संख्या से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, परमाणु संख्या से और परमाणु का आकार किस प्रकार से प्राप्त होता है, आइए देखते हैं हम लोग। यह है आधुनिक आवर्त सारणी। हम लोग जो अभी कि इस आवर्त सारणी से क्या क्या सूचनाएं मिलती है हम लोग निकाल करके देखेंगे, है ना। तो पहला देखते हैं, जैसे सोडियम की बात करते हैं, है ना, सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का वर्ग संख्या कितना है? तो ये सोडियम जो है वर्ग संख्या 1 में है। तो वर्ग संख्या से हमें क्या मिला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। क्योंकि जितना वर्ग संख्या है उतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा आवर्त है 3, 1 2 3। आवर्त है 3 यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल की संख्या, सेलों की संख्या कितना? 3। यानी सेल को किससे डिनोट करते हैं? KLM NO। यहां पर 3 है यानी K कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, L में भी है और M में भी है। इतना तो जानकारी मिल गई। अब आगे जो है, जब ये दोनों मिल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख लेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका लिखेंगे, K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 है, लिखाया। अब देखिए जब 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए तो इसका परमाणु संख्या भी हम प्राप्त कर लेंगे। कितना? जितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो यहां 2 और 8 10 और 1 11, परमाणु संख्या 11। और जब परमाणु संख्या 11 मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने लिख लिया, तो परमाणु का आकार भी इससे पता कर लेंगे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि परमाणु का आकार कैसा है, कितना बड़ा है, साइज क्या है एटम का। यानी ये सब चीज इस तरह से हम लोग देख करके आवर्त सारणी से ये सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं। ये सूचना हमें आवर्त सारणी से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जो 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये यहीं समाप्त होता है।
इस चैप्टर से जितना भी टॉपिक था, सारे टॉपिक का अध्ययन हम लोगों ने विस्तार पूर्वक किया। अगले क्लास में हम लोग इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक एक करके जितना तरह से बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको भी देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।